सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचएससी मैथ विद मुकेश पर। आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे एक और जिला, कुरुक्षेत्र जिला। ये मेरी गारंटी है कि इस जिले को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम कुरुक्षेत्र जिले को जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। कुरुक्षेत्र जिला। देखो, कुरुक्षेत्र, मैं कुरुक्षेत्र को कैसे लिखूंगा? के यू के। मैं कुरुक्षेत्र जिले को लिखूंगा के यू के, क्योंकि ये जल्दी लिखा जाता है, इसलिए के यू के, कुरुक्षेत्र जिला। पहला प्रश्न ये बनता है साहब, पहला प्रश्न ये बनता है कि कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई साहब? 23 जनवरी 23 जनवरी 1973 को। आपसे पूछा जाएगा 23 जनवरी 1973 को किस जिले की स्थापना हुई? किस जिले की स्थापना हुई? कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई। आप कहोगे सर, किस में से काटकर कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया? किस में से काटकर? करनाल में से। किस में से काटकर? करनाल जिले में से काटकर कौन सा जिला बनाया गया है? कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया है। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया। ठीक है सर। सर, किसके नाम पर बसाया गया है? किसने बसाया है? वीर संचरण के पुत्र, वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु ने, राजा कुरु ने कौन सा शहर बसाया? वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु ने कौन सा शहर बसाया? कुरुक्षेत्र शहर बसाया। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा राजा कुरु कौन थे? राजा कुरु कौरव के वंशज थे। राजा कुरु कौरव के वंशज थे, आपको पता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना साहब? आपको पता है 15 दूनी 30 होते हैं। 15 दूनी 30 होते हैं, 1530 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इसके उपनाम, कुरुक्षेत्र के उपनाम क्या है? कुरुक्षेत्र के उपनाम क्या है? सर आपने ये तो बताया नहीं, हमने क्लास अभी आरंभ की है, तो हम बताएंगे कुरुक्षेत्र के उपनाम क्या है। देखो, पहला उपनाम क्या है? द सिटी ऑफ पार्क्स। द सिटी ऑफ पार्क्स। पार्क्स। देखो, द सिटी ऑफ पार्क्स हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? 365 धर्म तीर्थ वाला शहर। देखो, 360 धर्म तीर्थ वाला शहर हम किसे कहते हैं साहब? हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। 360 धार्मिक धार्मिक या धर्म तीर्थ वाला शहर कौन सा है? कुरुक्षेत्र जिला है। ठीक है सर। धर्मनगरी, धर्मनगरी हम किसे कहते हैं? धर्मनगरी हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए धर्मात्मा नगरी किसे कहते हैं? धर्मात्मा नगरी भिवानी है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है। ठीक है सर। अगला क्या है? अगला देखो, देखो 360 धार्मिक, लिख ही देता हूं मैं धार्मिक। देखो, 360 धार्मिक तीर्थ वाला शहर कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे 360 बावड़ियों वाला शहर, बावड़ियों वाला शहर कौन सा है? देखो, दोनों बातों में अंतर है। 360 धार्मिक तीर्थ वाला शहर है कुरुक्षेत्र, 360 बावड़ियों वाला शहर है पिंजौर। वो है साहब पिंजौर। पिंजौर कहां पर पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है पिंजौर। अगर आपसे पूछे बावड़ियों व तालाबों तालाबों वाला शहर कौन सा है? शहर कौन सा है? तोशाम है। तोशाम भिवानी। तोशाम भिवानी। ठीक है सर। हमें बात समझ में आ गई है। देखो, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1973 को हुई। 23 जनवरी 1973 को हुई। किस में से काटकर? करनाल में से काटकर। ठीक है सर। क्षेत्रफल कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है सर। कुरुक्षेत्र बसाया किसने?
वीर संचरण के पुत्र राजा क्रू ने कुरुक्षेत्र जिला बसाया। राजा क्रू कौन थे? पांडवों के वंशज, पांडवों के या कौरव के वंशज कौन थे साहब? कौरव के वंशज कौन थे? राजा क्रू थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? उपनाम क्या है? द सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। 360 धार्मिक तीर्थ वाला शहर किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। धर्म नगरी किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। 360 बावड़ियों वाला शहर पिंजौर को कहते हैं। बावड़ियों व तालाबों वाला शहर तो शाम को कहते हैं। धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, धर्मात्मा नगरी है भिवानी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, इसी के अंदर देखो, अगला प्रश्न इसी में है। देखो, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है। प्रश्न ये है, कुरुक्षेत्र जिले से कौन कौन से जिले लगते हैं? कुरुक्षेत्र जिले से कौन कौन से जिले लगते हैं सब? देखो, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, यहां पर लगता है करनाल, ठीक है सर। यहाँ लगता है कैथल, ठीक है सर। यहाँ लगता है यमुनानगर, ठीक है सर। यहाँ लगता है अम्बाड़ा, ठीक है सर। देखो, कुरुक्षेत्र जिला है, कौन कौन से जिले लगते हैं? करनाल लगता है, कैथल लगता है, यमुनानगर लगता है, अम्बाड़ा लगता है। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है, आप रफ कर सकते हो। ठीक है साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। देखो, मैं आगे सट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ले लिया सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है, विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कौन कौन सी है? देखो, विधानसभा की सीटें कुरुक्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी साहब? 4 है सर। कितनी है? 4 है। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी है? 4 है। कितनी साहब? 4 है। तो चारों के नाम बताओ, चारों के नाम बताओ। अपने नाम तो बताई नहीं अब तक। देखो, पहली है थानेसर, पहली है थानेसर। दूसरी है लाडवा, ठीक है सर। तीसरी है पेहवा, ठीक है सर। चौथी है शाहाबाद, शाहाबाद। देखो, कुरुक्षेत्र जिले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 4 है। थानेसर है, लाडवा है, पेवा है, शाहबाद है। ठीक है सर। प्रश्न ये बनता है, एकमात्र हरियाणा का हरियाणा का हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जिसके नाम पर, जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट नहीं, कोई विधानसभा की सीट नहीं। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे एचएससी पूछेगी, हरियाणा का एकमात्र जिला वह कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र जिला वह कौन सा है जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट ही नहीं? कुरुक्षेत्र है। क्या कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई विधानसभा की सीट है? क्या कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई विधानसभा की सीट है? नहीं है सर। इसलिए हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट नहीं है, वो एकमात्र कुरुक्षेत्र है। अगला प्रश्न ये है, हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जो जिला होकर आरक्षित है। हरियाणा का एकमात्र जिला जो जिला होकर आरक्षित है, मतलब ये है हरियाणा का एकमात्र जिला जो विधानसभा की सीट है और आरक्षित है। आरक्षित है वो कौन सा है? झज्जर है, वो झज्जर है। हरियाणा का बस एक ही जिला है ये, हरियाणा का बस एक ही जिला है जो विधानसभा की सीट तो है ऊपर से आरक्षित है, वो कौन सा है? झज्जर है। एकमात्र जिला वो है जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट ही नहीं, वह कुरुक्षेत्र है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो, कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें हैं, थानेसर है, लाडवा है, पेवा है, शाहबाद है। ठीक है सर। प्रश्न ये बनता है कि कुरुक्षेत्र में से विधानसभा की 4 सीटें हैं, उनमें से आरक्षित कौन सी है? आरक्षित कौन सी है? शाहबाद है। एससी की आरक्षित सीट कौन सी है? शाहबाद है। ठीक है सर, शाहबाद है। अब हम एक एक करके थानेसर, लाडवा, पेवा, शाहबाद, हम एक एक करके
उनके ऊपर गहन चर्चा कर सकते हैं। देखो गहन चर्चा करेंगे। पहले यही कर लेते हैं। देखो लाडवा, पहला प्रश्न ये है कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ। आपसे पूछा जाएगा लाडवा का विद्रोह कब हुआ। 1845 में। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ। लाडवा का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह आपसे पूछा जाएगा लाडवा का विद्रोह कब हुआ। 1845 में हुआ। ठीक है सर, विद्रोह हो गया 1845 में हो गया। नेतृत्व किसने किया। नेतृत्व किसने किया। प्रश्न ये बनता है अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने नेतृत्व किया। ठीक है सर, आपसे इतना ही पूछा जाएगा लाडवा कहां पर पड़ता है। कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लाडवा का विद्रोह कब हुआ। 1845 में हुआ। नेतृत्व किसने किया। अजीत सिंह ने किया। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है। थानेसर किसकी राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। थानेसर थी। ठीक है सर। पेवा, महिर भोज के समय, महिर भोज के समय पेवा घोड़े का व्यापारिक केंद्र होता था। राजा महिर भोज के समय पेहवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था। ठीक है सर। अब हम शाहबाद के बारे में पढ़ते हैं। हमने इनके बारे में एक एक प्रश्न पढ़ा है। हम बाद में इनके ऊपर पूरी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। शाहबाद हम पढ़ते हैं शाहबाद के बारे में पूरी डिटेल से। देखो प्रश्न ये बनता है शाहबाद, शाहबाद किस नदी के ऊपर है। प्रश्न ये है शाहबाद किस नदी के ऊपर है। साहब किस नदी के ऊपर है। मारकंडा नदी के ऊपर है। मारकंडा। शाहबाद किस नदी के ऊपर है। मारकंडा के ऊपर, नदी के ऊपर है। प्रश्न ये है मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम क्या साहब। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम अरुणा है। ठीक है सर, प्राचीन नाम अरुणा है। प्रश्न ये है मारकंडा किसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है। सहायक नदी पूछ ले तो सरस्वती की है। किसकी सहायक नदी है साहब। सरस्वती की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, वो टांगरी है। वो टांगरी है। टांगरी। ठीक है सर, टांगरी है। देखो प्रश्न ये है शाहबाद किस नदी के ऊपर है। मारकंडा नदी के ऊपर है। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है। अरुणा है। ठीक है सर। मारकंडा किसकी सहायक नदी है। सरस्वती की है। टांगरी किसकी सहायक नदी है। मारकंडा की है। टांगरी सहायक नदी है मारकंडा की। मारकंडा सहायक नदी है सरस्वती की। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है। सबसे ज्यादा हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर कहां से आते हैं। आपसे एचएससी पूछेगी, जरूर पूछेगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी प्लेयर कहां से आते हैं। कहां से आते हैं। शाहबाद से आते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा महिला हॉकी के खिलाड़ी, महिला हॉकी खिलाड़ी कहां से आते हैं। शाहबाद से आते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है। हरियाणा में एकमात्र, हरियाणा में देखो शाहबाद से है। हरियाणा में एकमात्र, हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर है। हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर है। शाहबाद में है। कहां पर है साहब। शाहबाद में है। तो ठीक है, शाहबाद में हमें बात मान ली। किसकी सहायता से लगा है। किसकी हेल्प से लगाया गया है। इजराइल की, इजराइल की हेल्प से लगाया गया है। अगर आपसे पूछे इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो, अगर आपसे पूछे ओक्की की नर्सरी हम किसे कहते हैं। हरियाणा में ओक्की की नर्सरी, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं। हरियाणा में ओक्की की नर्सरी, ओक्की की नर्सरी हम किसे कहते हैं। शाहबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं। शाहबाद को कहते हैं। अगर आपसे पूछे मार्कंडेश्वर ऋषि, हमारे मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर ऋषि, ऋषि का संबंध कहां से है। मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध कहां से है। शाहबाद से है। मार्कंडेश्वर ऋषि का आश्रम कहां पर है। आश्रम भी कहां पर है। शाहबाद में है। कहां पर है। शाहबाद में है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हर कुरुक्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। 4 सीटें हैं। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटें हैं। थानेसर है, लाडवा है, पेवा है, शाहबाद है। ठीक है सर। हरियाणा में एकमात्र जिला जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट ही नहीं, वो कुरुक्षेत्र है। देखो कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई सीट नहीं है। एकमात्र जिला है हरियाणा का
जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट ही नहीं, वो कुरुक्षेत्र है। वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जो जिला होकर विधानसभा की सीट है और ऊपर से आरक्षित है, वो कौन सा है? झज्जर है। ठीक है सर। देखो थानेसर, लाडवा, पेवा। थानेसर के बारे में हम पढ़ेंगे। लाडवा के बारे में एक प्रश्न था कि 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ। लाडवा का विद्रोह हुआ, किसने किया? नेतृत्व किसने किया? अजित सिंह ने किया। ठीक है सर। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ, अजित सिंह ने इसका नेतृत्व किया और बाद में लाडवा को किस में मिला दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। आपसे पूछा जाएगा 1845 के बाद लाडवा को कहा मिला दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? पेवा। पेवा के बारे में प्रश्न क्या है? महिर भोज के समय पेवा में घोड़ों का व्यापार होता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थानेसर के बारे में और पेवा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है सर। शाहबाद के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहबाद विधानसभा की आरक्षित सीट है। विधानसभा की आरक्षित सीट है। ठीक है सर। शाहबाद में सबसे ज्यादा हॉकी प्लेयर दिए हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी प्लेयर किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? शाहबाद ने दिए हैं। महिला हॉकी खिलाड़ी किसने दिए हैं? शाहबाद ने दिए हैं। ठीक है सर। शाहबाद किस नदी के ऊपर है? किस नदी के ऊपर है? मारकंडा नदी के ऊपर है। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। अरुणा है। टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की है। मारकंडा किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में, हरियाणा का एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर है? हरियाणा में एकमात्र मधु पालन मक्खी केंद्र कहां पर है? शाहबाद में है। शाहबाद में है। किसकी सहायता से लगाया गया है? इजराइल की सहायता से लगाया गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। क्या साहब? जेरूसलम है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा हॉकी, हम शाहबाद को हरियाणा हॉकी की नर्सरी कहते हैं। शाहबाद को हम क्या कहते हैं? हरियाणा हॉकी की नर्सरी कहते हैं। और शाहबाद से किसका संबंध है? मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर ऋषि है एक, उनका जन्म कहां पर हुआ था? शाहबाद में हुआ था। इसका आश्रम भी कहां पर है? शाहबाद में है। ठीक है सर। आपको पता है हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी, हॉकी की, दिखाई दे रहा है? देखो हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है साहब पूनम रानी। पूनम रानी, इसको अपनी कॉपी में सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिख लेना। हरियाणा की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है पूनम रानी। कौन है साहब? पूनम रानी। पूनम रानी का संबंध कहां से है? शाहबाद से है। कहां से है साहब? शाहबाद से है। ठीक है सर। हमने आपकी सारी बातें समझ में आ गई है और हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया और कॉपी में साथ के साथ लिख रहे हैं सुनहरे सुनहरे अक्षरों में। ठीक है साहब। ये स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम आगे से भी हट गए, देखो। ठीक है सर, हमने ले लिया। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न करेंगे हम थानेसर के ऊपर। थानेसर की पूरी हिस्ट्री करेंगे आज। देखो अगला प्रश्न क्या है? थानेसर है। थानेसर। देखो अगला प्रश्न है थानेसर। प्रश्न ये है, थानेसर है कि छठी शताब्दी में किस वंश का आरंभ हुआ? छठी शताब्दी में किस वंश का आरंभ हुआ? किस वंश का आरंभ हुआ? देखो किस वंश का आरंभ हुआ? पुष्यभूति का। पुष्यभूति वंश का। आपसे पूछा जाएगा साहब कि छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में किस वंश का आरंभ हुआ? पुष्यभूति वंश का आरंभ हुआ। आपसे पूछा जाएगा गुप्त वंश के बाद, गुप्त वंश के बाद हरियाणा में किस वंश का जन्म हुआ? किस वंश का जन्म हुआ? पुष्यभूति वंश का जन्म हुआ। किस वंश के बाद? गुप्त वंश के बाद, गुप्त वंश के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ? पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो सर हम कैसे मान लें, सर हम कैसे मान लें कि गुप्त वंश के बाद, गुप्त वंश के बाद हरियाणा में पुष्यभूति वंश का आरंभ हुआ वो छठी शताब्दी में? कोई प्रूफ दो आप, कोई प्रूफ दो। देखो
हमारे बाण भट्ट कवि है, बाण भट्ट कवि। यह बाण भट्ट किसके कवि हैं? किसके दरबारी कवि है? हर्षवर्धन के। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हर्षचरित, हर्षचरित और कादम्बरी, और कादम्बरी। इन इसमें लिखा गया है कि छठी शताब्दी में गुप्त वंश के बाद हरियाणा में पुष्यभूति वंश का आरंभ हो चुका था, आरंभ हो चुका था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है अयोल अभिलेख। अयोल अभिलेख में क्या बताया गया है कि छठी शताब्दी में किस वंश का आरंभ हो चुका था? पुष्यभूति वंश का आरंभ हो चुका था। ठीक है सर। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? किस वंश के थे? चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश के थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, चीनी यात्री आया था एक हवेन स्वांग, हवेन स्वांग, हवेन स्वांग, हवेन स्वांग आए थे। चीनी यात्री थे, चीनी यात्री, चीनी यात्री थे, हवेन स्वांग थे, हरियाणा में आए थे। इसकी पुस्तक थी शीयुकी, इसकी पुस्तक थी शीयुकी। इसमें बताया गया है कि छठी शताब्दी में गुप्त वंश के बाद हरियाणा में किस वंश की स्थापना हो चुकी थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना हो चुकी थी, शीयुकी में बताया गया है। ठीक है सर। एक और पुस्तक है राजतरिंगणी, राजतरिंगणी किसकी पुस्तक है? कलहन की, कलहन की पुस्तक है राजतरिंगणी, कलहन की पुस्तक है राजतरिंगणी। राजतरिंगणी में बताया गया है कि छठी शताब्दी में गुप्त गुप्त वंश के बाद, छठी शताब्दी में गुप्त वंश के बाद हरियाणा में किस वंश की स्थापना हुई? पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। ठीक है सर। देखो प्रश्न ये है, दोबारा रिपीट करा देता हूं मैं। थानेसर में गुप्त वंश के बाद किस वंश का जन्म हुआ? पुष्यभूति वंश का जन्म हुआ। गुप्त पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति खुद ने की थी। पुष्यभूति वंश ने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी। पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी, छठी शताब्दी में करी थी। ठीक है सर। बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित और कादम्बरी में बताया गया है कि छठी शताब्दी में गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। पुलकेशिन द्वितीय में भी यही बात बताई गई है। और अवेनसांग की पुस्तक शीयुकी की किताब में भी यही बात बताई गई है। और कलहन की राजतरिंगणी पुस्तक में भी यही बात बताई गई है कि छठी शताब्दी में गुप्त वंश के बाद हरियाणा में पुष्यभूति वंश की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, छठी शताब्दी में गुप्त वंश के बाद किसकी स्थापना हो गई थी? पुष्यभूति वंश की, पुष्यभूति वंश की, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश है, जिसका दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न है कि थानेश्वर का शिव मंदिर, सानिथ सानिथवर सानिथ थानेश्वर का शिव मंदिर, सानिथवर का शिव मंदिर निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया साहब? पुष्यभूति ने करवाया। किसने करवाया? पुष्यभूति ने करवाया। ठीक है सर। पुष्यभूति ने करवाया। अगला प्रश्न क्या है? इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण, पुनः निर्माण किसने करवाया? सदाशिव भाऊ ने करवाया, सदाशिव भाऊ ने करवाया। किसने करवाया? सदाशिव भाऊ ने करवाया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, पुष्यभूति वंश का, पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का प्रमुख राजा कौन होता था? प्रभाकर वर्धन होता था, प्रभाकर वर्धन। ठीक है सर। प्रभाकर वर्धन होता था। प्रश्न ये है कि किसके समय में मध्य एशिया से एक जाति थानेश्वर पर हमला करती थी? किसके समय में? प्रभाकर वर्धन के समय में कौन जाति हमला करती थी? मध्य एशिया की जाति है, हुन जाति है, जो थानेश्वर पर हमला करती थी। किसके समय में? प्रभाकर वर्धन के समय में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या? देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रभाकर वर्धन
प्रभाकर वर्धन। इसके 3 पुत्र थे, इसके 3 पुत्र थे। पहले थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, दूसरी थी राजश्री, राजश्री, और तीसरे बेटे के कौन थे? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। देखो, प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे थे, राज्यवर्धन, राजश्री बेटी थी, हर्षवर्धन छोटे बेटे थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम यशोमती था, यशोमती। ठीक है सर, यशोमती था। अगला प्रश्न ये है, देखो, प्रभाकर वर्धन के टाइम पर थानेश्वर पर हमला हो जाता है एक, उस हमले को दबाने के लिए कौन जाते हैं? राज्यवर्धन जाते हैं। ठीक है सर, राज्यवर्धन चले जाते हैं। और जब राज्यवर्धन वापिस आते हैं तो पीछे से इसके पिता की मौत हो जाती है, प्रभाकर वर्धन की, और इसकी माता थी यशोमती, यह जल समाधि ले लेती है। आपको पता है पहले के जमाने में क्या तो था, सती प्रथा, सती प्रथा चल रही होती है, और इसकी माता यशोमती जल समाधि ले लेती है और इसके पति के साथ मर जाती है। ठीक है सर, आपको पता है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कब? 1829 में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, बेंटिंग के समय में। देखो, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा मोहन राय ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1829 में लगाई थी। किसके समय में लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाई थी। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अब राजा कौन बनेगा साहब? अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा राज्यवर्धन। आपसे पूछा जाएगा राज्यवर्धन राजा कब बने थे? राज्यवर्धन राजा कब बने थे? 705 में। कब बने थे? 705 में बने थे। देखो, अब मैं आपको एक मैप बना देता हूं, उससे और समझ में आएगा। देखो, ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा हरियाणा है, जिसे हम थानेसर कहते हैं, थानेसर। ये हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है सर, ये हमारा कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है सर, वो ये हमारा दक्षिण हरियाणा है। ठीक है सर। देखो, यूपी में किसका शासन था? किस कनौज का शासक था? कनौज का शासक था ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा। और एमपी का शासक था देवगुप्त, देवगुप्त। और वेस्ट बंगाल का शासक था गोंड जाति का शशांक। और दक्षिण हरियाणा पर किसका राज था? पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है सर। जो ग्रह वर्मा थे ये किस वंश के थे? मोरखी, मोरखी वंश के थे। ठीक है सर। देखो, ये हमारा मैप है, इसमें क्या है? ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा थानेसर है। इस पर किसका राज था? हर्षवर्धन का। किसका राज था? हर्षवर्धन का। ठीक है सर। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इस पर किसका राज था? ग्रह वर्मा का, जो मौर्य वंश का था। ठीक है सर। ये हमारा मध्य प्रदेश है, इस पर किसका राज था? देवगुप्त का। ठीक है सर। ये हमारा वेस्ट बंगाल है, इस पर किसका राज था? शशांक का। ये हमारा पुलकेशिन द्वितीय है, दक्षिण हरियाणा का, जिस पर राज था। अब बात आती है, राजावर्धन राजा बनते हैं 705 में। ठीक है सर। राजश्री की शादी किसके साथ होती है? राजश्री की शादी किसके साथ होती है? कनौज का शासक ग्रह वर्मा के साथ। राजश्री की शादी किसके साथ होती है? कनौज का शासक ग्रह वर्मा के साथ। किसकी शादी होती है? राजश्री के साथ। ठीक है सर। क्या होता है? राजश्री के पति ग्रह वर्मा की मृत्यु कौन कर देता है? देवगुप्त कर देता है। राजश्री के पति ग्रह वर्मा की मृत्यु कौन कर देता है? देवगुप्त कर देता है। कौन कर देता है? देवगुप्त। आपको पता है देवगुप्त और शशांक आपस में गहरे गहरे मित्र होते हैं। देवगुप्त और शशांक आपस में गहरे मित्र होते हैं, और देवगुप्त है जो ग्रह वर्मा के बीच
नफरत का माहौल चला रहता है। जो देवगुप्त है इसके शत्रु कौन थे? ग्रहवर्मा थे। कौन थे? ग्रहवर्मा थे। और देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और जब इस बात का पता राज्यवर्धन को चलता है, किसके बहन के पति की मृत्यु हो गई है और किसने कर दी है? देवगुप्त ने कर दी है। तो क्या होता है? राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। और किसका बदला ले लिया? अपने बहन के पति का बदला ले लिया। अब आगे क्या होता है? जब पता चलता है शशांक को किसके मित्र की मृत्यु हो गई, देवगुप्त की, तो क्या करता है? शशांक किसकी हत्या कर देता है? राज्यवर्धन की। शशांक किसकी हत्या कर देता है? राज्यवर्धन की। और जब इस बात का पता किसको चलता है? हर्षवर्धन को। इस बात का पता किसको चलता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन क्या करता है? हर्षवर्धन किसकी हत्या कर देता है? शशांक की हत्या कर देता है। हर्षवर्धन किसकी हत्या कर देता है? शशांक की हत्या कर देता है। और कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है। और कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धनी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है और अपनी बहन को सती होने से बचा लेता है। क्योंकि आपको पता है, अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह सती धारण कर लेती है। वैसा ही क्या हुआ था? ये पति की राजश्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद राजश्री भी सती होने के लिए चली जाती है जंगलों में। लेकिन हर्षवर्धन अपनी बहन को बचा लेता है सती होने से। सती होने से आपको पता है सती प्रथा कब लगी थी? 1829 में लगी थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न ये है कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था साहब? 590 में हुआ था। ठीक है सर। राज्यवर्धन हर्षवर्धन राजा कब बने थे? 606 में बने थे। हर्षवर्धन राजा कब बने थे? 606 में बने थे। जन्म कब हुआ था? 590 में हुआ था। छोटी सी उम्र में 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बन गए थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बंडी। कौन था साहब? बंडी था। हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बंडी था। जो इसका मौसेरा भाई था। कहा जाता है बंडी हर्षवर्धन का मौसेरा भाई था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, शशांक ने किस वृक्ष को कटाया था? ये हमारा शशांक है। इसने बिहार में किस वृक्ष को कटवाया था? बोधि वृक्ष को। किस वृक्ष को कटवाया था? बोधि वृक्ष को कटवाया था। आपसे पूछा जाएगा बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने कटवाया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न ये है, चीनी यात्री हेवेन सांग भारत कब आया? चीनी यात्री हेवेन सांग भारत कब आया साहब? 629 में आया। ठीक है सर। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब आया? 629 में आया। कौन आया? चीनी यात्री हेवेन सांग आया। ठीक है सर। कहां पर आया? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पर आया साहब? नालंदा विश्वविद्यालय में आया। कौन आया? चीनी यात्री हेवेन सांग आया। कब आया? 629 में आया। कहां पर आया? नालंदा विश्वविद्यालय में आया। अगला प्रश्न ये है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की? कुमारगुप्त ने। किसने की? कुमारगुप्त ने। ठीक है सर। हम चीनी यात्री हेवेन सांग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार हम किसे कहते हैं साहब? यात्रियों का राजकुमार हम किसे कहते हैं? चीनी यात्री हेवेन सांग को कहते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? चीनी यात्री हेवेन सांग की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की था। क्या नाम था? सी यू की। सी यू की पुस्तक में बताया गया है कि 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति वंश की स्थापना हो चुकी थी। किसने बताया? सी यू की पुस्तक ने बताया। किसकी पुस्तक है? चीनी यात्री हेवेन सांग की पुस्तक है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि कौन थे साहब? कौन थे? बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट। कौन थे साहब? बाण भट्ट थे। आपसे पूछा जाएगा बाण भट्ट की पुस्तकें कौन कौन सी है? बाण भट्ट की पुस्तकें कौन कौन सी है? हर्षचरित है। हर्षचरित है। ठीक है सर। कादम्बरी है। ठीक है सर। कादम्बरी है। हर्षचरित है। कादम्बरी है। चंडी शतक है। चंडी शतक है। ठीक है सर। पार्वती पार्वती परिणय है। पार्वती परिणय है। ठीक है सर।
आपसे पूछा जाएगा हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन सी है। अब है हर्षवर्धन की पुस्तकें। देखो पुस्तकें हमने पढ़ी है बाणभट्ट की पुस्तकें और हर्षवर्धन की पुस्तकें। देखो ये थे हमारी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इसकी पुस्तकें हैं हर्षचरित, कादंबरी, चंडीशतक, पार्वती प्रणय। हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन सी थी? पढ़ोगे नहीं तो रोगे, ये हमारी ट्रिक है। पढ़ोगे नहीं तो रोगे, ये किसकी पुस्तकें सब है? हर्षवर्धन की है। पढ़ोगे नहीं तो रोगे, पी से प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है सर। एन से नागानंद, नागानंद, ठीक है सर। आर से रत्नावली, आर से रत्नावली। ये किसकी पुस्तकें हैं? किसकी पुस्तकें हैं सर? ये हर्षवर्धन की है। किसकी पुस्तकें हैं? हर्षवर्धन की है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो अगला प्रश्न ये है कि जो राजा हर्षवर्धन हर पांचवें साल अपना सारा धन दान कर देता था। राजा हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद अपना सारा धन दान कर देता था। कहां पर? प्रयागराज में, जिसको हम क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद। देखो आपसे पूछा जाएगा राजा हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद प्रयागराज में एक सभा बुलाता था और अपना सारा धन दान कर देता था। उसको हम क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद कहते हैं। ठीक है सर। एक बार राजा वर्धन ने क्या किया था कि प्रयागराज में सभा बुलाता था, लेकिन एक बार इन्होंने कनौज में बुलाई थी सभा, कनौज में। आपसे पूछा जाएगा राजा हर्षवर्धन ने एक बार सभा का आयोजन कहां पर करवाया? कनौज में करवाया। नहीं तो ये हर बार प्रयागराज में करवाता था और अपना सारा धन दान कर देता था। उसको हम क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद कहते हैं। ठीक है सर। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने करी थी। हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? राजा हर्षवर्धन ने की। इसलिए हम हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? तीर्थ सम्राट कहते हैं। तीर्थ सम्राट। देखो कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? आपसे पूछा जाएगा। आपसे एचएससी पूछेगी साहब कि कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? हर्षवर्धन ने करी। इसलिए हम हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? तीर्थ सम्राट कहते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि 632 की बात है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हो जाता है। 632 की बात है। हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हो जाता है। सर ये युद्ध कहां पर होता है? ये युद्ध कहां पर होता है? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर कर्नाटक में। 632 में हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हो जाता है। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर, कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है सर। कर्नाटक में हो जाता है। अभिलेख में 634 में हमें अभिलेख मिलता है। एओल अभिलेख। 632 में युद्ध होता है। 634 में एओल अभिलेख मिलता है। जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय। आपसे पूछा जाएगा एओल अभिलेख हमें कब मिला? 634 में मिला। कहां पर मिला? नर्मदा नदी के तट पर मिला। एओल अभिलेख में बताया गया है कि 632 में हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इस युद्ध के जीतने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? कौन सी उपाधि धारण करी थी? परमेश्वर की। ठीक है सर। पुलकेशिन द्वितीय ये युद्ध जीत गए थे और उपाधि धारण करी थी परमेश्वर की। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है।
कौन सा है वीणा है। आपसे पूछा जाएगा राज्यवर्धन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। राज्यवर्धन कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते थे या बजाते थे। वो वीणा सबसे प्राचीन है, यही यही बजाते थे कौन, राज्यवर्धन, राज्यवर्धनी हर्षवर्धन। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। हर्षवर्धन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। और आपको पता है अकबर, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, नगाड़ा। कौन सा, नगाड़ा। अकबर राजा कब बने थे, 13 साल की उम्र में। हर्षवर्धन राजा कब बने, 16 साल की उम्र में। ठीक है सर, हमें पता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, बजाते कौन थे, हर्षवर्धन। और अकबर कौन सा बजाते थे, नगाड़ा। 13 साल की उम्र में अकबर राजा बने थे, 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बने थे। ठीक है सर। तुलना यंत्र, तुलना यंत्र देखो, हर्षवर्धन के टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर कृषि यंत्रों को, कृषि यंत्रों को हम क्या कहते थे, तुलना यंत्र कहते थे। सिंचाई के साधन, हर्षवर्धन के टाइम पर सिंचाई के साधनों को हम क्या कहते थे, तुलना यंत्र कहते थे। सिंचाई के साधन को, कृषि के यंत्र को तुलना यंत्र कहते थे। किसके टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र, सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा होता था। सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा होता था, मथुरा। मथुरा, मथुरा कहां पर है, यूपी में है। देखो आपसे पूछा जाएगा सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा होता था, मथुरा। मथुरा यूपी के अंदर है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब कि हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के राज्य वेद कौन थे, राज वेद कौन थे, सुसेन थे। कौन थे साहब, सुसेन थे। ठीक है सर। हर्षवर्धन के राज्य वेद कौन थे, सुसेन थे। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है, देखो हर्षवर्धन के बारे में इतने क्वेश्चन थे। अगली बात करते हैं हम, देखो अगली बात है 9वीं शताब्दी की। अगली बात है 9वीं शताब्दी की। 9वीं शताब्दी में हरियाणा में क्या हुआ था, 9वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या हुआ था। देखो आपको पता है महिर भोज के समय पर, महिर, देखो प्रश्न ये है 9वीं शताब्दी में पुष्यवती वंश के बाद किस वंश का जन्म हुआ था, किस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। आपसे पूछा जाएगा साहब कि पुष्यवती वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ। 9वीं सदी की बात है। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक होता था, शासक होता था महिर भोज, महिर भोज। देखो साहब 9वीं सदी की बात है, 9वीं सदी की बात है। गुर्जर प्रतिहार का वंश का एक शासक होता था महिर भोज। बताया गया है कि महिर भोज के समय पर पेहवा में, पेहवा में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था। पेहवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था। किसके टाइम पर, महिर भोज के टाइम पर। महिर भोज किसका शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था। आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन किसका शासक था, पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का। आपसे पूछा जाएगा वर्धन वंश के बाद या पुष्यभूति वंश के बाद किस वंश का की स्थापना हुई, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। ठीक है सर। इसका एक शासक था महिर भोज। महिर भोज के समय पर पेवा में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, घोड़ों का एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है सर। इसका एक गांव है, पेहवा का एक गांव है गुमथला, गुमथला। पेहवा का एक गांव है गुमथला, गुमथला गांव पहला हरियाणा का, पहला हरियाणा का वाईफाई गांव घोषित हुआ है, वाईफाई गांव। देखो आपसे पूछा जाएगा पेहवा का एक गांव है गुमथला, गुमथला हरियाणा का पहला वाईफाई गांव घोषित किया गया है। ठीक है सर। पेहवा से 3 ऋषि हुए हैं, पेहवा से 3 ऋषि हुए हैं, 3 ऋषि। पहले ऋषि हैं ययाति, ययाति ऋषि हुए हैं। वशिष्ठ ऋषि हुए हैं, वशिष्ठ। और विश्वामित्र, और विश्वामित्र। आपसे पूछा जाएगा साहब
आपसे पूछा जाएगा कि ययाति ऋषि का संबंध कहाँ से है? पेवा से है। वशिष्ठ ऋषि का संबंध कहाँ से है? पेवा से है। विश्वामित्र का संबंध कहाँ से है? पेवा से है। ठीक है सर। आपको पता है एक हरियाणवी गायिका है, गायिका हरियाणवी गायिका मधु शर्मा। मधु शर्मा का संबंध कहाँ से है? मधु शर्मा का संबंध कहाँ से है? पेवा से है। आपसे पूछा जाएगा हरियाणवी गायिका मधु शर्मा का संबंध कहाँ से है? पेवा से है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो आपसे पूछा जाएगा भोजदेव। भोजदेव गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था भोजदेव। आपसे पूछा जाएगा भोजदेव के अभिलेख कहाँ से मिले? भोजदेव के अभिलेख अभिलेख कहाँ से मिले साहब? कहाँ से मिले? पेवा से मिले। आप क्या कहोगे? पेवा। आप चीख चीख कर कहना सर पेवा से मिले थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था भोजदेव। भोजदेव के अभिलेख कहाँ से मिले? पेवा से मिले। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी की। अब हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी की। देखो 11वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ? 11वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ? देखो 11वीं शताब्दी, देखो बात है 11वीं शताब्दी की 1009 और 1014। 1009 1014 में थानेश्वर पर हमला हुआ था। आपको पता है 1009 में 1014 में थानेश्वर पर हमला हुआ था मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी का 1009 में 1014 में हरियाणा पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने किया था सर, किया था। देखो आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद गजनवी का हरियाणा में प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? मोहम्मद गजनवी का हरियाणा पर प्रमुख प्रमुख आक्रमण कौन सा था? 1014 का। 1014 का थानेसर का। मोहम्मद गजनवी का प्रमुख आक्रमण था 1014 का, जो थानेसर पर किया था। और थानेसर के मंदिर में मूर्ति को तोड़ दिया था। कौन सी मूर्ति थी? चक्र स्वामी की। चक्र स्वामी। आपसे पूछा जाएगा कि थानेसर के मंदिर को लूट कर मोहम्मद गजनवी ने सारे मंदिर को लूट लिया और चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। आपसे पूछा जाएगा चक्कर स्वामी की मूर्ति किस भगवान की थी? विष्णु भगवान की थी। किस भगवान की थी साहब? विष्णु भगवान की थी। आपसे पूछा जाएगा 1009 1014 में किसके शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था? जयपाल के शासन में। जयपाल के शासनकाल में। देखो 1009 में 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। थानेसर पर आक्रमण किया था। थानेसर के मंदिर को लूट लिया और चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। चक्कर स्वामी की मूर्ति कौन सी थी? कौन सी मूर्ति थी? विष्णु भगवान की मूर्ति थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? 1009 1014 में हरियाणा पर किसका शासन था? जयपाल का था। जयपाल कब से? जयपाल का शासनकाल कितना था? 1005 से लेकर 1027 तक। 1027 तक। देखो हरियाणा का शासन 1005 से लेकर 1027 तक किसका था? जयपाल का था। जयपाल के शासनकाल में 1009 1014 में महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था और थानेश्वर के मंदिर को लूटकर चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। तो चक्र स्वामी की मूर्ति किसकी थी? भगवान विष्णु की थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? महमूद गजनवी के साथ एक विद्वान भी आए थे, एक इतिहासकार भी आए थे। इतिहासकार कौन आए थे? अल-बरूनी। देखो कहा जाता है महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आए थे? अल-बरूनी आए थे। अल-बरूनी की पुस्तक है किताब ए हिंद। किताब ए हिंद, या कह सकते हैं तहकीक 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 ए हिंद। देखो अल-बरूनी किसके साथ आए? आपसे पूछा जाएगा अल-बरूनी इतिहासकार किसके साथ भारत आए? महमूद गजनवी के साथ आए। इसकी पुस्तक है अल-बरूनी की किताब हिंद या तहकीकात हिंद में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? थानेसर का। किसका वर्णन है साहब? देखो किताब हिंद या तहकीकात हिंद में किसका वर्णन है?
ब्रह्म सरोवर का। किसका साहब है? ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में है। एवेन सांग की पुस्तक कौन सी है? एवेन सांग की पुस्तक कौन सी है? शिवयू की है। शिवयू में किसका वर्णन है? थानेसर का है। किसका है? थानेसर का है। देखो दोनों ही बातों में अंतर है। आपसे पूछा जाएगा अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? जयपाल के शासनकाल में भारत आया। किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ आया। इसकी पुस्तक है किताब हिंद तहकीका के हिंद में। किसका वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अवेन सांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में आया। हर्षवर्धन के दरबार में आया, 629 में भारत आया। इसकी पुस्तक है शिव की। इसका किसका वर्णन है? थानेसर का है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है 1832 का। अगला प्रश्न है 1832 का। 1832 में क्या हुआ था? 1832 में क्या हुआ था? थानेसर का राजा था। एक थानेसर का राजा था जयमित सिंह। जयमित जयमित सिंह। देखो 1832 की बात है। थानेसर का राजा था जयमित सिंह। जयमित सिंह की मृत्यु के बाद, जयमित सिंह की मृत्यु के बाद थानेसर पर किसका शासन हो गया था? ईस्ट इंडिया का। ईस्ट इंडिया का। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने थानेसर को अपने अधीन कब कर लिया? 1832 में कर लिया। आपसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने थानेसर को अपने अधीन कब कर लिया? 1832 में कर लिया। थानेसर का राजा था जयमित सिंह। जयमित सिंह की मृत्यु के बाद 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने थानेसर को अपने अधीन कर लिया। ठीक है सर, अगली बात है 1845 की। 1845 की हमने बात की थी लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह कब हुआ? 1845 में हुआ। किसने किया? किसने किया साहब है? अजीत सिंह ने किया। अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने किया। लाडवा का विद्रोह कब हुआ? 1845 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने किया। लेकिन अजीत सिंह हार जाते हैं इसमें। और लाडवा को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिला लिया गया? 1845 में मिला लिया गया। आपसे पूछा जाएगा लाडवा को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया? 1845 में मिलाया गया। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या? 1921 में। 1921 में क्या हुआ था? गीता भवन, गीता भवन का निर्माण। गीता भवन का निर्माण किसने किया? रीवा ने किया। रीवा कौन था? मध्य प्रदेश का शासक था। मध्य प्रदेश का शासक था। देखो 1921 में कुरुक्षेत्र में गीता भवन का निर्माण किया गया। किसने किया? रीवा ने किया। रीवा कौन था? मध्य प्रदेश का शासक था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो 1943 में कुरुक्षेत्र से क्या हुआ? धर्म अक्षेत्र, धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकाला गया। आपको पता है 1943 में, 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकाला गया। और सपिदोजीन से कायाकल्प निकाला गया। और अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र निकाला गया। कब? 1943 में। 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकाला गया। सपिदोजीन से कायाकल्प समाचार पत्र निकाला गया। और विश्वव्यापी सनातन धर्म अंबाला से निकाला गया। कब? 1943 में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1952 का। अगला प्रश्न है 1952 का। 1952 में क्या हुआ साहब? कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर का निर्माण कब हुआ? कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर का निर्माण कब हुआ साहब? 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। सर किसने किया? जुगल, जुगल किशोर बिड़ला ने। आपसे पूछा जाएगा कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1952 में हुआ। किसने किया? जुगल किशोर बिड़ला ने किया। ठीक है सर, जुगल किशोर बिड़ला ने किया। किस शैली में बना हुआ है?
किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? 1952 में क्या था? चंडीगढ़ की नींव टेकी गई थी। चंडीगढ़ की नींव कब टेकी गई? 1952 में टेकी गई। अगर आपसे पूछा जाए जगाधरी, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में हुई। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करवा दो। अगर आपसे पूछा जाए 1952 में क्या हुआ? 1952 में क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर का निर्माण किया गया। कुरुक्षेत्र में किसने किया? जुगल किशोर बिड़ला ने। शैली किस शैली में? नागर शैली में। 1952 में चंडीगढ़ की नींव टेकी गई और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई। कहां पर? जगाधरी। जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है सर। देखो, कुरुक्षेत्र जिले से आज के इतने क्वेश्चन है। अब अगला पार्ट बहुत जल्दी लेने वाले हैं जिसमें बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।